जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस पर। और मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस संकल्प सीरीज के 6वें प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपी पुलिस की भर्ती जो कि बहुत नजदीक आ चुकी है, और इस भर्ती के लिए हमने जो संकल्प सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें हम आपको रीजनिंग, मैथ और जीएस सभी विषय की प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर बिल्कुल मुफ्त करवा रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही यहां से कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, मैं आशा करूंगा आप लोगों से कि हमारा जो ये सेशन है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और आपके पास में लगभग अब 35 दिनों का समय बचा हुआ है। अब आपके पास में लगभग 35 दिनों का समय बचा हुआ है, और इन 35 दिनों में आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत करेंगे, और आपने इतना मजबूत कर लिया होगा कि अब आपको किसी भी रणनीति की, किसी भी बेकार या फिजूल की बातों की या किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि अब जो मोटिवेशन है वो एक वर्दी है, और जो हमारी मोटिवेशन लाइन है वो वर्दी है। जो हमें मोटिवेट करते हैं वो हमारे माता पिता हैं। तो हर बात को साइड में करते हुए केवल एक फोकस रखना है, वो है हमारी वर्दी और हमारी पढ़ाई को प्राथमिकता। तो दोस्तों, आपका समय नष्ट ना करते हुए हम आप सभी लोगों को हर प्रैक्टिस सेट में बता रहे हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस में आए हुए हैं। हालांकि इस प्रैक्टिस सेट में डेट और शिफ्ट नहीं लिखी गई है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे गए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस प्रैक्टिस सेट, इस क्लास से केवल यही सीख लें कि आपकी क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की टाइप्स और प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट आपके एक ही क्लास से कवर करवा दिए जाएं, ताकि आप लोग कम से कम समय में हर सब्जेक्ट को इतना परफेक्ट कर सकें कि अपना 100% एग्जाम में दे सकें, और एक भर्ती केवल एक पद अपना इस वैकेंसी में, ये जो भर्ती आई हुई है, अपना एक पद कंफर्म कर सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारी इस सीरीज के पहले क्वेश्चन पर, जिसमें ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। गलत पद की जगह उसने हमसे यह पूछा है कि इसके अंदर यहां पर लुप्त पद पूछा गया है, और यहां गलती से गलत पद लिख दिया गया है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर पूछा गया है हमसे लुप्त पद भरना है, हमें लुप्त पद का चयन करना है। देखिए, कहीं ना कहीं इस सीरीज में और सीरीज वाले क्वेश्चंस में, ये एमपी पुलिस में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल जो भर्ती हुई थी उसमें। तो मैं इनके ऊपर पूरा एक कंप्लीट वीडियो भी ला रहा हूं, जो कि बहुत जल्द आने वाला है इसी चैनल पर। दोस्तों, हमने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताया है कि जब आपको सीरीज के लेटर्स दिए जाए और सीरीज बहुत लंबी ना जा रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास यह करना है कि हमें इनका डिफरेंस चेक करना है। इनके डिफरेंस से हम समझ सकते हैं कि सीरीज में हमारा आंसर क्या आ सकता है। जैसे हम देखें 17 और 33 में, यदि 17 का डबल हो जाता 34, तो 17 का ही डिफरेंस होता, लेकिन एक कम रहा, तो यहां पर डिफरेंस कितने का है? आप बोलेंगे भैया यहां पर 16 का डिफरेंस है। आगे भी आप दे सकते हैं, 9 में से जब 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा, अर्थात 16। क्या आगे भी यह सीरीज कंटिन्यू हो सकती है? आइए हम प्रयास करते हैं इसको आगे कंटिन्यू करने का। जब 17 में 16 जोड़ा गया तो 33 आ गया, 33 में 16 को जोड़ा गया तो 49 आ गया। जब हम 49 में 16 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1,
और एक और एक 2 और 4 6 अर्थात 65। तो जब हम इसमें आगे 16 जोड़ेंगे तो हमारा 65 आएगा। और क्या 65 में 16 जोड़ने पर 81 आ सकता है? तो हाँ भैया, बिल्कुल आ सकता है। आप देख सकते हैं जब आप 16 में 65 जोड़ेंगे, 6 5 11 की 1 हासिल आ जाएगी, एक और एक 2 और 6 8। हमारा आप देख सकते हैं 81 ही आंसर आया है। अर्थात इस लुप्त पद में हमें 81 को 65 को रखना है। इस लुप्त पद में हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में फिर से हमसे श्रृंखला का ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न में वो हमसे पूछना चाहता है कि इसमें एक विषम पद का चयन, इसमें एक विषम पद आया है, विषम लेटर आया है जो सीरीज में नहीं आना चाहिए था, तो हमें उसका चयन करना है। देखिए, अब मैंने आपको इस प्रकार की सीरीज में भी बताया है कि जब इस प्रकार की सीरीज आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो किसी संख्या का वर्ग या किसी संख्या का क्यूब या किसी संख्या का मल्टीप्लाई या किसी संख्या से डिवाइड। अच्छा, जब हम ऐड करेंगे तो बढ़ते हुए से यहां से बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, और जब हम डिवाइड करेंगे तो बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में जाएंगे। क्योंकि जब हम इसमें से, मान लीजिए इसमें से किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो इससे छोटा ही नंबर आएगा, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो घटते हुए क्रम में जाएंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तब भी हम बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, और जब हम इसको घटाएंगे तो हम घटते हुए क्रम में जाएंगे। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं 8125 का संबंध एक 1625 से दिया गया है, 1625 का संबंध 325 से दिया गया है, 325 का संबंध 64 से, और 64 का संबंध 13 से। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस संख्या में किसी का वर्ग या तो ऐड हुआ है या माइनस हुआ है, या किसी संख्या का मल्टीप्लाई हुआ है, और यदि यहां से देखें तो किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हुआ है। तो हमें यहां पर देख सकते हैं, हम यहां पर यदि हम 125 को छोड़ दें, यदि हम 125 को छोड़ दें तो हमारे पास 8000 की संख्या है, और यदि हम एक यहां पर 25 को छोड़ दें तो हमारे पास 1601 संख्या है, और हम यदि यहां से यहां जाएंगे तो लगभग इसका ये 5 गुना है। ये हमें एक्स मतलब इस तरह से सोचना है, हम इस तरह से सोचेंगे, हमें ये मन में ही सोच लेना है, एग्जाम में लिखना नहीं है, हमें ये लिखना नहीं है। हम एक्स मतलब ये वो क्या होता है, मैं शब्द नहीं आ रहा मेरे मुंह से, एक्स, अरे वो चले ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर लगभग ये इसका 5 गुना है, और 25 का भी जब हम 5 गुना करेंगे तो 125 आएगा। तो आप समझ सकते हैं सीधा, यदि हम इसमें 5 का डिवाइड करें तो 1625 हमें मिल जाएगा, 1625 हमें मिल जाएगा। और यदि हम इसमें 5 का डिवाइड करें तो हमें 325 मिल जाएगा, और यदि हम इसमें 5 का डिवाइड करें तो हमें 64 नहीं मिलने वाला है, तो हमें 64 नहीं मिलने वाला है। तो हमें 64 कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं भैया। अच्छा, 64 में यदि हम डिवाइड करें 5 का, तो आप ये भी जानते हैं कि 64 में 5 का भाग जाएगा ही नहीं, 64 में 5 का भाग जाएगा ही नहीं, तो कितने में जाएगा? कितने में जाएगा? आप बोलेंगे भैया 65 में तो जा सकता है, इसका यदि 5 गुना करें तो 65 आ सकता है, 13 पना 65। तो इस जो सीरीज में गलत पद आया है वो 64 है। 64 की जगह कौन सा शब्द आना चाहिए था? 65।
लेकिन उसने हमसे पूछा है विषम अर्थात गलत पद, तो गलत पद कौन सा है? 64। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से इसमें विषम पद का चयन पूछा गया है। मैं क्या बोल रहा हूं कि हर एग्जाम में और हर शिफ्ट में इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हर एग्जाम में, जो एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसकी हर शिफ्ट में हर दिन इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग से देखने को मिले हैं। देखिए यहां पर विषम, ये जो 4 लेटर हैं इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो एक लॉजिक फिट नहीं होगा जो 3 ऑप्शन में फिट होगा इनमें से, और एक में वो लॉजिक फिट नहीं होगा। जैसे आइए हम चलते हैं, देखते हैं वो एक लॉजिक क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे हम यहां पर पहले सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिखें तो सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, जे आता है 10 पर, एम आता है 13 पर और पी आता है 16 पर। ठीक है, टी आता है 20 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, जेड आता है 26 पर, के आता है 8 पर, एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर, एल आता है 12 पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 प्लस हुआ है, यहां पर 3 प्लस हुआ है, यहां पर 3 प्लस हुआ है, यहां पर हुआ है, यहां पर भी 3 प्लस हुआ है, यहां पर भी 3 प्लस हुआ है, यहां 3 प्लस हुआ है, लेकिन यहां 1 प्लस हुआ है, केवल 1 प्लस हुआ है। तो हमारा जो डिफरेंट विषम शब्द यहां पर बनता है, विषम ऑप्शन बनता है, वो ऑप्शन डी बनता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक निश्चित कूट भाषा में कमल को इतना लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मुझे आशा है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में खत्म कर रहे होंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट का अर्थ ये नहीं है कि हम आपको अब लॉजिक सिखाएं, टाइप सिखाएं, या आपको ये जो सारे के सारे टाइप सिखा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का अर्थ ये होता है कि प्रैक्टिस सेट में आप अपने सारे क्वेश्चंस जितने आपने अभी तक रीजनिंग में जो जो पढ़ा है वो एक क्लास में आप सारे के सारे रिवीजन कर सकते हैं। सारे के सारे टाइप्स, सारे के सारे लॉजिक्स। अब जैसे मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको लगभग 4 से 5 ऐसे लॉजिक तुरंत इस क्वेश्चन को देखते ही 4 से 5 लॉजिक तो वैसे ही याद आ जाएंगे, वैसे ही याद आ जाएंगे। जैसे कोई अपोजिट वाला, कोई आपको पता है क्रॉस मेथड, 3 वाला, 5 वाला, मतलब हर प्रकार से आपको ये समझ में आ सकता है कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं करना पड़ता है, और हम यदि ऐसे रिवीजन करने को बैठे तो हमें सारा दिन लग सकता है रीजनिंग का रिवीजन करने में। लेकिन प्रैक्टिस सेट में मात्र आप 1 घंटे में पूरी रीजनिंग का रिवीजन कर लेते हैं, और इसीलिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। इनफैक्ट सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट इसीलिए बनाए गए हैं। ठीक है, और इसमें आपको लॉजिक्स जो आप भूलते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में कमल को क्या लिखा गया है? 21,413। तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां पर यदि हम कमल में के का पोजीशन लिखें तो कितना होता है? 11। और यदि हम ए का पोजीशन 1 होता है, एम का पोजीशन 13 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है और एल का पोजीशन 12 होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा हुआ है। यदि हम एक और एक को जोड़ देते हैं, इन सभी लेटर्स को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। हम इन सभी लेटर्स को आपस में यदि जोड़ देते हैं तो 1 + 1 कितना होगा?
आप बोलेंगे 2। यहां पर आप देखिए 0 में आप 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 1। यहां आप देखिए 1 प्लस 3 कितना होगा 1 प्लस 3 कितना होगा आप बोलेंगे भैया 4। यहां पर आप 0 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 1। यहां पर आप 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 3। अर्थात आप देख सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं आप 2 1 4 1 3 21 413। क्या यही लॉजिक लगा हुआ है आप बोलेंगे हाँ। तो 8 H कितने पर आता है 8 पर। H कितने पर आता है 8 पर। O कितने पर आता है 15 पर। तो 15 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 1 6। R कितने पर आता है आप बोलेंगे 18 पर। और R जब 18 पर आता है तो 8 और 1 9। S कितने पर आता है आप बोलेंगे भैया 19 पर। तो 9 और 1 10। अब इसमें क्या किया जाए, इसको फिर से जोड़ो। जब तक ये सिंगल डिजिट के फॉर्म में ना आ जाए तब तक हमें इस प्रकार के लॉजिक में लेटर्स को जोड़ते रहना चाहिए। जैसे हमने 19 को जोड़ा, 9 और 1 10 आ गया, और 10 को भी फिर से तोड़िए 1 और 0 के फॉर्म में तो आएगा 1। और फिर जो ई है वो 5 पर है तो उसका डायरेक्ट 5 ही लिख दीजिए, क्योंकि 0 जोड़ो या ना जोड़ो बात बराबर है। तो हमारा आया 86,915। और 86,915 जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी 86,915। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दी गई संख्या में खाली पद की पूर्ति करना है। फिर से क्वेश्चन वही है और इन्हीं क्वेश्चंस पर मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाहता हूं ताकि आप रीजनिंग में इन क्वेश्चंस को गलत ना करें। और यदि आपने इन क्वेश्चंस को गलत किया तो ये समझ लेना भैया आप अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ ले रहे हैं। बहुत बड़ा अपनी वर्दी के ऊपर, अपनी जो वर्दी है वर्दी के ऊपर आप बहुत बड़ा एक खतरा डाल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है और इन्हें आप गलत कर दें, यदि इन्हें आप गलत कर दें तो समस्या हो सकती है। देखिए यहां पर जो लॉजिक दिया गया है +4, मैं हर बार आपसे बोलता हूं सीधा डिफरेंस चेक कीजिए +6। अच्छा आप सीरीज में आप देख सकते हैं +4 हो गया +6 हो गया, आगे हम क्या प्लस करें आप बोलेंगे भैया +8 करो और फिर +10 करो। ये सीरीज 2 + 2 की बनती है या नहीं बनती है आप बोलेंगे हाँ भैया ये सीरीज 2 + 2 की बनती है। और जब हमने 2 में 4 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 6 ऐड किया तो 12 आया, और 12 में 8 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 20। और 20 में हम 10 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 30। अर्थात हमारी सीरीज बिल्कुल सही जा रही है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खाली पद है हमारा जिसको हम लिखेंगे 20। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कैलेंडर से भी क्वेश्चन एक दो शिफ्टों में नहीं, लगभग अल्टरनेट मैं बोल सकता हूं 4 या 5 शिफ्टों में पूछे गए हैं। अल्टरनेट पूछे गए हैं, इस शिफ्ट में पूछ लिया, फिर अगली में नहीं पूछा, फिर अगली में पूछ लिया, फिर इससे अगली वाली में नहीं पूछा, फिर पूछ लिया। 1 से 2 क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे घड़ी में वो बोल रहा है किसी घड़ी में यदि 10 बज रहे हैं तो उस घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मानिए ये एक घड़ी है, जिनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, यहां पर बचते हैं 12, यहां पर बचते हैं 6, यहां पर 3 और यहां पर 9। अब देखिए यदि हमें घड़ी में फिक्स 10 बजाना है, क्योंकि 10:00 तो जो मिनट वाली सुई होगी वो तो एज इट इज कहां पर होगी 12 पर, और ये जो यहां पर हो गई हमारे 10, और ये घंटे वाली सुई कहीं यहां पर होगी, यहीं पर होगी।
ये जो घंटे वाली सुई है ये यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी, और वो हमसे बोल रहा है ये वाला कोण कितना होगा। हमसे बोल रहा है वो कि ये वाला कोण कितना होगा, इसी वाले कोण को निकालने की बात कर रहा है। देखिए ये होता है बाह्य कोण और ये होता है अंदर वाला कोण। ये जो है ये अंदर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण है। और क्वेश्चन में यदि अंदर वाला कोण नहीं पूछा गया है, किसी भी कोण का नाम नहीं दिया गया है, मतलब वो आपसे बाहर वाला कोण पूछ रहा है। देखिए हमारी जो घड़ी में पूरा कोण बनता है, पूरा कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री का। और घड़ी में घंटे कितने होते हैं, घड़ी में घंटे कितने होते हैं, आप बोलेंगे 12। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे 30। ये वैल्यू हमेशा याद रखना कि घंटे वाली सुई में जब घंटे का कोण आपसे पूछे तो 1 घंटे में घड़ी की सुइयों के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है। फिर आपसे यदि घंटे वाले सवाल कभी भी एग्जाम में वो पूछेगा तो आप 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और किसी भी घड़ी वाले क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम के अंदर एग्जामिनर के मुंह पर मार सकते हैं। देखिए जैसे ही आपको 1 की वैल्यू मिल गई है, यहां पर एक क्वेश्चन ने बोला है आपसे कि फिक्स 10 बजे, फिक्स 10 बजे, तो आप सीधा 10 की मल्टीप्लाई, आप सीधा 10 की मल्टीप्लाई 30 से करो और आंसर आपके सामने है। बस इतना ही से काम होता है, बस इतना सा ही काम होता है इन घड़ी वाले क्वेश्चंस में। आप बोलेंगे भैया इतना सा, हाँ भैया बस इतना सा। ये रहा आपका आंसर। आगे से मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाले हैं। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि महीने की 15 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 15 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 2 तारीख को, मतलब जो 2 तारीख गुजर चुकी है, उस 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देखिए 15 को और यहां पर लिखिए 2 को, इन दोनों का निकालिए आप डिफरेंस। कितना आएगा इनका डिफरेंस, आप बोलेंगे भैया 13 आएगा। और इस 13 में आप दे दीजिए 7 की भाग, और जब आप इसमें 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा भाग और 6 बच जाएंगे अपने पास शेष। अच्छा वो हमसे पीछे जाने की बात बोल रहा है। हमने 7 का भाग क्यों दिया ये आपको पता है, क्योंकि 7 दिनों में फिर से संडे का संडे दिन रिपीट होने लगते हैं, 7 दिनों के बाद दिन रिपीट होने लगते हैं। यदि आज सोमवार है और 7 दिन बाद 8वां दिन कौन सा होगा, सोमवार, तो हम ये इसलिए 7 से सीधा डिवाइड कर देते हैं और सोमवार के सोमवार पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो 6 दिन हमें दिख रहे हैं, देखिए हम या तो इस रविवार में 6 दिन जोड़ दें, या तो हम इस रविवार में, सॉरी हमसे पीछे जाने की बात बोल रहा है वो, तो या तो हम इस प्रश्न में 6 दिन घटा दें या 1 दिन जोड़ दें, हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हमें क्वेश्चंस में क्योंकि पता है 6 और 7 कितना हो, 6 और 1 कितना होता है 7। आपको यदि क्वेश्चन में 5 घटाने हो कभी भी, या 2 जोड़ दें, क्वेश्चन में आपका कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको कभी 4 घटाना हो या आपको 3 जोड़ना हो, क्योंकि बच्चों को अक्सर घटाने में बहुत दिक्कत आती है, घटाने में बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए आप क्वेश्चन में 4 घटाने की जगह 3 जोड़ भी सकते हैं, 5 घटाने की जगह 2 जोड़ भी सकते हैं, 6 घटाने की जगह 1 जोड़ भी सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 6 को घटाना है रविवार में से, तो हम 6 ना घटाकर यदि रविवार में 1 जोड़ दें तो हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो सोमवार ही आएगा। तो आइए चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे इस क्वेश्चन ने बोला है कुछ कार क्या है, मोटरसाइकिल है। हमने कहा ठीक है भैया, कुछ कार मोटरसाइकिल हो गई, और ये बोल रहा है कुछ मोटरसाइकिल साइकिल है। हमने कहा ठीक है भैया, कुछ मोटरसाइकिल यदि हम साइकिल भी मान लेते हैं। फिर इसने एक और वर्ड बोला आगे तीसरे कथन में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कथन ये रहा कि कोई भी साइकिल हवाई जहाज नहीं है। तो ये जो साइकिल है इसका हम यहाँ एक नीचे अलग सर्कल बना देते हैं। ये साइकिल, कोई भी साइकिल हवाई जहाज नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी कार हवाई जहाज हैं। देखिए कुछ कुछ वाले जब कथन दिए गए हो, जब स्टेटमेंट में कुछ कुछ हो, तो निष्कर्ष सभी वाले कभी भी सत्य नहीं होते हैं। ये दो निष्कर्ष जो कि सभी वाले हैं ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए सभी कार हवाई जहाज हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि सभी जहाज को कार तक जाने के लिए कोई हमसे यहाँ पर कथन बोला ही नहीं है। इनके बीच में कोई संबंध हमें दिया नहीं है। सभी मोटरसाइकिल साइकिल हो सकती हैं? जी नहीं, कुछ मोटरसाइकिल साइकिल है। अब क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष तीसरा है वो बोल रहा है कुछ मोटरसाइकिल कार हैं। हाँ भैया, कुछ मोटरसाइकिल का ये वाला हिस्सा देख सकते हैं आप, कार है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 3 ही अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे हमें लास्ट की लाइन पढ़नी होती है। तो बताइए आज के युग में वाहन कौन चलाता है? आज के युग में वाहन कौन चलाता है? भैया इंसान है, आदमी है। हम और आप ही तो वाहन चला रहे हैं, जानवर तो वाहन चलाता नहीं है, इतना तो सभी को पता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आज के समय में वाहन कौन चलाता है, तो वाहन तो चलाता है आदमी, वाहन तो चलाता है आदमी। लेकिन इस क्वेश्चन में आदमी को क्या कहा गया है, आइए उस लाइन को पढ़ते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है आदमी को पंखा कहा गया है। क्या कहा गया है? आदमी को पंखा। तो अब इस क्वेश्चन के अनुसार आज के समय में वाहन पंखा चलाएगा, क्वेश्चन के अनुसार। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में यही बताना होता है, यदि किसी कूट भाषा में जानवर को आदमी कहा जाए, आदमी को पंखा कहा जाए, पंखे को कुर्सी और कुर्सी को पतंग, तो बताइए आज के युग में वाहन कौन चलाता है? आदमी चलाता है वाहन, ये तो सही है, लेकिन आदमी को कूटबद्ध किया गया है पंखे से, तो हमें आंसर लगाना पड़ेगा पंखा ही। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विषम पद का चयन करने के लिए, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन में आप नंबर्स ना लिखें, लेटर्स की संख्या ना लिखें, आप आंखों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं भैया? आप 2 मिनट इस क्वेश्चन को देखिए, आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर A-E-I-O, ये क्या है ABCD में? आप बोलेंगे भैया ये स्वर है। क्या है? स्वर। और इसमें चारों के चारों लेटर स्वर दिए गए हैं, जबकि इसमें सारे के सारे लेटर ये व्यंजन दिए गए हैं। ये क्या है? सारे के सारे व्यंजन है, ठीक है। तो हर बार आपको लेटर्स का डिफरेंस या लेटर्स की संख्या, हर बार हर तरीके से एग्जामिनर कुछ भी सोच सकता है। आपको एग्जामिनर की सोच को पकड़ना है और हर क्वेश्चन को वहीं पर सॉल्व करना है जहां से वो स्टार्ट होता है।
आइए इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और जिनका नहीं आया है, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले कॉमन कॉमन लेटर्स को काटा जाता है। जैसे यहाँ पर आर आर आर, ये पांचों जगह कॉमन है, हमने इसको काट दिया। इसके बाद जो अगला लेटर है वो है यू ओ और यू। आपको पता है एबीसीडी जो हमारी अल्फाबेट सीरीज होती है उसमें ओ पहले आता है, यू बाद में आता है। तो हम सबसे पहले ओ वाले लेटर जो कॉमन है इनको काटेंगे। ओ यू टी और टी, यहाँ पर है ई और यहाँ पर है आई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ई पहले आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस ई का जो पॉइंट है 2, और फिर लिखेंगे आई का जो पॉइंट है 4। हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे यू और यू। ठीक है, ये 3 जगह यू है। यू को यहां काटा, यू को यहां काटा और यहां काटा। अगला लेटर बनता है बी, यहां पर बनता है टी, यहां पर बनता है आई। तो सबसे पहले आएगा हमारा 1, फिर यहां पर जो टी बना है, नहीं 5 आएगा फिर, क्योंकि पहले आई 9 पर आता है, टी आता है 20 पर। हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 24,153। और 24,153 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है हमें? बी में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रैक्टिस सेट में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, पीछे करने के बाद आप क्लास को पीछे कर लेते हैं, रोक कर देख लेते हैं, किसी भी प्रकार से आपको समझ में नहीं आता है, तो वीडियो के लास्ट में आप उस क्वेश्चन का नंबर टाइप कर दें और बोल दें भैया हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा हम उस प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे और उसको सॉल्व करके बताएंगे जो चीज आपको समझ में नहीं आई है। पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपको समझ में ना आए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा कि वो वह मेरे भाई के दादा के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, तो वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? एकमात्र पुत्र का होगा, यहाँ पर की नहीं होगा, यहाँ पर होगा का। ठीक है, तो आइए देखते हैं रीना ने क्या कहा। ये रही रीना, और रीना ने क्या कहा कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा वह मेरे भाई, अर्थात रीना का ये हो गया भाई, भाई के दादा, दादा कौन होंगे? इनके पिता के पिता, ये हो गए रीना के दादा, और इनके दादा ये हो गए दादाजी। और दादाजी का एकमात्र पुत्र अर्थात रीना के कौन हो गए? ये पिता। जब एकमात्र पुत्र है तो रीना के ये कौन होते हैं? पिता के एकमात्र पुत्र, अर्थात ये रीना का भाई है। और ये क्वेश्चन में पहले ही बोला गया कि एकमात्र पुत्र, अर्थात इसका भी एक पुत्र है। और इसका रीना से क्या संबंध है? ये जो व्यक्ति है एकमात्र पुत्र इसके भाई का, ये रीना से कौन, ये रीना का कौन है? भाई। और रीना के भाई का जो एकमात्र पुत्र है वो रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध बनेगा? इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध बनेगा? आप खुद सोचिए। आपका लड़का आपकी बहन का कौन लगेगा? आपका लड़का आपकी बहन का कौन लगेगा? भैया हमारा लड़का हमारी बहन का भतीजा लगेगा। उन दोनों के बीच में क्या बुआ और भतीजे का रिश्ता होगा? तो आप बोलेंगे हाँ। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो हमसे किसी निश्चित कूट भाषा में
यदि राजेश को ये लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं लेटर्स के अपोजिट्स दिए गए हैं। जैसे आर का अपोजिट क्या होता है? आई, ए का अपोजिट जेड, जे का अपोजिट क्यू, भी का अपोजिट ई, एस का अपोजिट एच और एस का अपोजिट एच यहां पर भी है। ठीक है, तो क्या है यहां पर? अपोजिट्स लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में लेटर्स के अपोजिट दिए गए हैं, तो हम हॉर्स में भी इनके अपोजिट्स निकालेंगे। जैसे एच का अपोजिट क्या होता है? आपको पता है, हाई स्कूल। एस, ओ का अपोजिट क्या होता है? मन से लो मजे, तो एल का अपोजिट ओ। आर, इंडियन रेलवे, तो आर का अपोजिट आई। एस, फिर से हाई स्कूल, तो एस का अपोजिट एच। ई का अपोजिट क्या होगा? मैंने ईवी व्हीकल से भी आपको याद करवाया था। तो एस एल आई एच भी आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे फिर से विषम शब्द का चयन करना है हमें। देखिए किसी भी प्रकार से आपको कोई भी लेटर्स, कहीं पर तो उसने बायोलॉजी के कुछ शब्द दे दिए हैं, कहीं पर उसने जियोग्राफी के कुछ शब्द दे दिए हैं, कहीं पर उसने एबीसीडी लेटर्स कुछ भी दे देगा, तो आपको विषम शब्द का चयन करना, अपनी मानसिक बुद्धि से इतना मजबूत होना है कि आप विषम पद का चयन कर सकें। जैसे यहाँ पर गाय, शेर, बाघ और सियार है, तो इनमें से गाय अलग है, विषम किया जाता है गाय को। देखिए इसके दो रीजन है। पहला रीजन इसका यह है कि गाय एक पालतू जानवर है। क्या है? पालतू पशु है जिसे हम पालते हैं। और शेर, बाघ और सियार, इनको हम नहीं पालते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पर लॉजिक है वो ये है कि गाय, हमारे हिंदू जो समाज के लोग हैं वो गाय को माता मानते हैं और इसको, गाय के बछड़े को, गाय को पूजते हैं और इनको नहीं पूजा जाता। तो इस क्वेश्चन में गाय को विषम किया जाता है और इसके दो यही लॉजिक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मनुष्य, पिता, डॉक्टर के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, वो कौन सा ऑप्शन होगा जो इन तीनों को, मनुष्य, पिता और डॉक्टर के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शा सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन आप सभी लोग बता सकते हैं क्या राइट हो सकता है। देखिए जितने भी पिता हैं इस दुनिया में, जितने भी पिता हैं वो मनुष्य भी है, जानवर भी है। आप ये तो बोल नहीं सकते कि हम ही केवल पिता हैं। हमारे घर पर यदि कोई कुत्ता या बिल्ली पला हुआ है तो उसके भी माता पिता होते हैं, किसी जानवर के भी माता पिता होते हैं। तो देखिए इंसानों के साथ जानवर के भी माता पिता होते हैं, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं इसमें जो पिता वाला सर्कल है वो ये रहा। पिता वाला नहीं, एक सेकंड रुकना आप। देखिए हमने जो यहां पर सर्कल बनाया, ये रहा डॉक्टर वाला सर्कल। ये रहा डॉक्टर वाला सर्कल, ये रहा पिता वाला सर्कल और ये रहा मनुष्य वाला सर्कल। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो पिता हैं और कुछ मनुष्य आज ऐसे भी हैं जो पिता नहीं है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पिता हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अभी पिता नहीं है। और जो बचे हुए हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो अदर, जैसे जानवर होते हैं, जैसे पशु पक्षी होते हैं,
तो ये उनको डिफाइन करेगा। तो इनके बीच में जो सबसे अच्छा संबंध बनता है वो बनता है ऑप्शन ए में। आइए चलते हैं प्रश्न 16 की ओर, और इसमें हमें बताना है फिर से वही क्वेश्चन कि किसी घड़ी में यदि 2 बज रहे हैं और उस घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। सुइयों के बीच का कोण, क्या ज्ञात करना है? कोण। ठीक है, हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और जैसे मैंने आपको पिछला वाला घड़ी का क्वेश्चन समझाया था, मुझे पूर्ण आशा है आपसे कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ले आए होंगे। और जो नहीं ला पाए हैं, हमने उन्हें बताया था पूरा सर्कल होता है कितने का? 360 डिग्री का। और पूरी घड़ी में घंटे कितने होते हैं? एक बार का, जब पूरा घंटे वाली सुई एक बार का चक्कर लगाती है तो कितने में लगा पाती है? 12 घंटे के समय में। तो 1 घंटे का कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 1 घंटे का आएगा 30 डिग्री। और यहाँ पर 2 घंटे का पूछा गया है, अर्थात 2 बजे। और जब आपसे फिक्स 2 बजे पूछे, फिक्स 3 बजे पूछे, फिक्स 4 बजे पूछे, जब आपको टाइम फिक्स दिया गया हो कि इतने बजे, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस घंटे को उठाकर सीधा 30 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आज की सीरीज के सारे क्वेश्चन। और अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हमसे इस सीरीज में कितने क्वेश्चन हुए हैं। मैं आशा करूंगा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे साथ जो आपने एक वर्दी लेने का सपना देखा है, हम उसको संजोटेंगे और कंप्लीट करेंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं और आपसे विदा लेना चाहेंगे आज के इस वीडियो में। मिलेंगे कल फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।